ये कहानी परीलोक में रहने वाली प्रियांशी परी की है, जो अभी अभी पैदा हुई थी। उसके पैदा होने से उसकी माँ और रानी परी बहुत ही ज्यादा खुश थी। पूरे परीलोक में खुशी का माहौल था। किसी को नहीं पता था कि उन लोगों की ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। अचानक से एक दिन पाताल लोक की रानी चुपके से रानी परी की छड़ी चुरा लेती है। छड़ी पर उसका कब्जा हो जाने से रानी परी उसके सम्मोहन में आ जाती है। जब इस बात की खबर पूरे परीलोक को लगती है तो सभी परियां बहुत परेशान हो जाती है और सभी मिलकर ये फैसला करती है कि वो प्यार से पाताल लोक की रानी से इस बारे में बात करेगी। अंत में प्रियांशी परी की माँ पाताल लोक के लिए रवाना होती है। थोड़ी देर में वो पाताल लोक पहुँच जाती है। उसे देखकर पाताल लोक की रानी कुमोला कहती है, आओ परी, पाताल लोक में तुम्हारा स्वागत है। मुझे तो उम्मीद थी कि तुम परियों का झुंड लेकर आओगी, लेकिन तुम अकेली आई हो। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे युद्ध करने नहीं आई हूँ। मैं तुमसे बहुत ही विनम्रता से बात करने आई हूँ। तुम रानी परी की छड़ी वापस कर दो। रानी परी को सम्मोहन में करके तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून। देखो कुमोला, रानी परी हमारे परीलोक की कर्ता धर्ता है। उनके बिना परीलोक कुछ नहीं है। तुम भूलो मत, बहुत समय पहले रानी परी ने तुम्हारी भी मदद की थी, जब तुम बहुत कठिनाइयों में थी। ओह, अच्छा चलो ठीक है। अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी रानी परी की छड़ी वापस कर दूंगी, लेकिन तुम्हें उसके बदले मुझे कुछ देना होगा। तुम्हें उसके बदले जो भी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। तुमने बिना जाने कि मैं तुमसे क्या मांगने वाली हूँ, तुमने मुझे हामी भर दी। मेरे लिए रानी परी से महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। कुमोला जोर जोर से हंसने लगती है और रानी परी के छड़ी के बदले परी से उसकी बेटी प्रियांशी परी की मांग करती है। कुमोला की ये बात सुनकर परी हक्की बक्की रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि वो कुमोला से वादा कर चुकी थी। ठीक है, मैं अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तुम रानी परी की छड़ी वापस कर दो। कुमोला हंसते हुए परी की छड़ी वापस कर देती है। छड़ी लेकर परी वापस परीलोक आ जाती है। रानी परी भी अब सम्मोहन से बाहर आ चुकी थी। ये बात जानकर कि कुमोला ने प्रियांशी की मांग की है, सभी परेशान हो जाते हैं। तभी रानी परी कहती है, मेरे पास एक तरकीब है। पृथ्वीलोक पर मेरे मित्र वंशराज रहते हैं। वो एक राज्य के राजा है। हम यदि उनके पास प्रियांशी परी को छोड़ आए तो कुमोला प्रियांशी परी को नहीं ढूंढ पाएगी। यदि उसने ढूंढ भी लिया तो वो उनके महल के अंदर नहीं जा पाएगी, क्योंकि हम सब मिलकर उनके महल पर जादू कर देंगे। रानी परी की ये तरकीब सभी परियों को बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद रानी परी और प्रियांशी की माँ दोनों प्रियांशी को लेकर राजा वंशराज के पास पहुँचते हैं। ओह रानी परी, मेरे राज्य में आपका स्वागत है। कहिए कैसे आना हुआ? उसके बाद रानी परी वंशराज को सारी बात बताती है। सारी बातें जानकर राजा वंशराज कहता है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए रानी परी, इस नन्ही परी का ध्यान हम बहुत अच्छे से रखेंगे। और एक बात का ख्याल रखिएगा राजा, आप प्रियांशी परी को कभी महल से बाहर मत जाने दीजिएगा। इतना कहकर आंखों में आंसू लिए प्रियांशी की माँ और रानी परी वहाँ से चली जाती है। इस तरह प्रियांशी राजकुमारी जो परीलोक में पैदा हुई थी, अब वो साधारण सी राजकुमारी बनकर पृथ्वीलोक पर पलने लगी। इसी तरह काफी साल बीत गए। अब प्रियांशी बड़ी हो गई थी। वो बड़ी होकर एक विनम्र और उत्साही राजकुमारी बनी, लेकिन अभी भी उसे महल से बाहर जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी। वो महल के अंदर ही दासियों के बच्चों के साथ खूब खेलती। राजकुमारी का एक प्रिय मित्र था जिसका नाम हेमंत था। हेमंत शाही दासी का लड़का था। उन दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था। वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, परंतु बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, वो दोनों खेल रहे थे, तभी अचानक से राजकुमारी प्रियांशी का पैर फिसला और वो गिर गई। हेमंत ने उसको फौरन उठाया। तब राजकुमारी बोली, तुम मुझे बचा नहीं सकते थे? मुझे थोड़ी ना पता था तुम गिरने वाली हो। अगर पता होता तो बचा लेता। तुम रहने दो, पिताजी सही कहते हैं, किसी भी राजकुमारी को बचाने एक राजकुमार ही आता है। किसने कहा? ये जरूरी नहीं है। राजकुमारी अपना ख्याल खुद भी तो रख सकती है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि राजकुमारी को हमेशा राजकुमार की जरूरत पड़ती है।
मतलब तुम मुझे किसी भी मुसीबत से बचाओगे नहीं? ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता हो कि तुम किसी भी मुसीबत को अकेले झेलने का दम रखो। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ये हील्स वाली सैंडल मत पहना करो, इसी की वजह से गिरी हो तुम, उतारो इन्हें। ऐसा कहकर हेमंत राजकुमारी के सैंडल उतारने के लिए बैठता है। तभी राजकुमारी कहती है, नहीं रहने दो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अभी तो तुमने कहा कि अपनी मुसीबतों को खुद झेलना सीखो। तुम्हें बस मुझसे लड़ने का बहाना चाहिए। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ऐसा कहकर हेमंत अपनी पॉकेट से एक जोड़ी झुमका निकालता है। वो झुमके बहुत ही खूबसूरत थे। वो झुमके हेमंत राजकुमारी को देते हुए कहता है, मैं माँ के साथ बाजार गया था, सोचा तुम्हारे लिए ये लेता हूँ। जब भी तुम कहीं अकेले किसी मुसीबत में फंस जाओगी और वहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए कोई राजकुमार भी नहीं होगा, तब ये झुमके तुम्हें हौसला देंगे। इन्हें देखकर ये समझना कि मैंने तुम्हें हौसला दिया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हेमंत की इन बातों से राजकुमारी बहुत खुश होती है और तुरंत उन झुमकों को अपने कानों में पहन लेती है और कहती है, तुमने मुझे इन्हें इतने प्यार से दिया है, मेरे लिए इससे बेहतर तोहफा और कुछ हो ही नहीं सकता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमारी की बात सुनकर हेमंत मुस्कुरा देता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक बार की बात है, राजा वंशराज राज्य से बाहर गया हुआ था। इसी दौरान एक रात राजकुमारी प्रियांशी अपने महल के गार्डन में घूम रही थी। उसे नहीं पता था कि वो रात उसके लिए मनहूस साबित होने वाली है। अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई दी, कोई है, बचाओ मुझे बहुत ठंड लग रही है, कृपया मेरी मदद करो। ये आवाज सुनकर राजकुमारी प्रियांशी अपने मन में सोचती है, अरे ये कैसी आवाज है, लगता है किसी को मदद की जरूरत है। जो भी है मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन पिताजी ने तो महल से बाहर जाने के लिए मना किया है। तभी प्रियांशी को वो आवाज दोबारा आती है, भगवान के लिए मेरी मदद करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे नहीं, लगता है कोई बड़ी मुसीबत में है, मुझे जाना चाहिए। पहली बार अपने पिता की बात ना मानते हुए प्रियांशी महल से बाहर चली गई। वो उस आवाज का पीछा करने लगी और पीछा करते करते जंगल में चली गई। ये किसी और की नहीं बल्कि कुमोला की चाल ही थी। उस दिन के बाद 1 हफ्ते बीत गए, लेकिन राजकुमारी प्रियांशी वापस नहीं आई क्योंकि कुमोला ने उसे कैद कर लिया था। जब राजा वंशराज महल वापस लौटे तो ये खबर सुनकर कि राजकुमारी प्रियांशी का कोई अता पता नहीं है, वो बहुत डर गए। उन्होंने फौरन ये खबर परीलोक की रानी परी तक पहुंचाई। रानी परी अपनी 2 परियों के साथ पृथ्वीलोक पर आई और राजा से बोली, प्रियांशी को बचाने के लिए ये दोनों परियां सक्षम हैं। हमें इन दोनों परियों के साथ कुमोला का मुकाबला करने जाना होगा। मैं भी प्रियांशी परी को ढूंढने आप लोगों के साथ चलूंगा। आप लोगों ने मुझ पर भरोसा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी मुझ पर, लेकिन मैं वो भी ठीक से नहीं निभा पाया। भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए वंशराज, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब हमारे पास इन सब बारे में बात करने का समय नहीं है। हमें किसी भी हालत में प्रियांशी परी को बचाना होगा। तभी वहाँ पर हेमंत आता है और कहता है, दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ महाराज, लेकिन आप हमारी प्रजा के कर्ता धर्ता हैं। आन बान शान सब कुछ है। हम सभी जानते हैं कि आपकी और परियों की ये खोज कितनी कठिन है। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो हमारी प्रजा का क्या होगा? हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ आपकी जगह राजकुमारी प्रियांशी की खोज करने परियों के साथ मैं जाऊँ। राजा वंशराज कुछ बोल पाते उससे पहले ही रानी परी ने कहा, ये जवान युवक कौन है महाराज? इसके आंखों में मुझे एक अलग ही तेज नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये युवक बिल्कुल सही कह रहा है। हमारे साथ इसे जाना चाहिए। आपको प्रजा की और प्रजा को आपकी बहुत जरूरत है। रानी परी की बात सुनकर राजा मान जाता है और तीनों परियों और हेमंत को विदा करता है। परियां अपनी शक्तियों से हेमंत के भी पर लगा देती है। उसके बाद परियों के साथ वो भी उड़ने लगता है। कई दिनों तक चलने के बाद वो चारों अपने मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। वो जैसे ही पाताल लोक की रानी कुमोला के महल के बाहर पहुंचते हैं, तभी उनको अजीब सी आवाजें आती है। वो सुनकर वो चारों आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी रानी परी कहती है, मुझे लगता है मुझे और सिपाही परी को अंदर जाकर देखना चाहिए
और अमृता, तुम हेमंत के साथ रहकर मेरा बाहर ही इंतजार करना। यदि कोई भी मुसीबत पड़ेगा तो मैं तुम्हारा नाम पुकारूंगी। ऐसा कहकर रानी परी और सिपाही परी महल के अंदर चले जाते हैं। कुमोला ने महल के चारों तरफ एक जहरीली अदृश्य दीवार बना रखी थी, जिसके कारण अंदर जाते ही रानी परी और सिपाही परी का शरीर नीला पड़ने लगता है और उन दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ कुमोला को इस बात की खबर लग गई थी कि परियां प्रियांशी परी को वापस लेने आई है, इसलिए वो प्रियांशी परी को एक पिंजरे में कैद कर देती है और उसे मारने की तैयारियां करने लगती है। प्रियांशी परी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसे हेमंत की बात याद आती है। वो अपने कानों से झुमका उतारकर उन्हें देखने लगती है। तभी उस झुमके से रोशनी निकलती है और उसे हेमंत की आवाज सुनाई देती है। जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हें कोई राजकुमार ही बचाने आए। तुम्हें अपनी रक्षा खुद भी करनी आनी चाहिए। तुम अपने आप को बचाने की योग्य खुद हो। उन झुमकों को देखकर प्रियांशी परी को हौसला मिलता है। वो अपनी परी की शक्तियों से अनजान थी। उसे पता ही नहीं था कि असल में वो एक परी है। वो हाथ जोड़कर भगवान को याद करने लगती है। तभी झुमके से एक रोशनी निकलती है और उसे उसके अंदर अपना सारा अतीत दिखाई देने लगता है। ये सब देखकर कुमोला भी हैरान हो जाती है। तभी अचानक से प्रियांशी परी के पर निकल जाते हैं और उसके हाथ में जादुई छड़ी आ जाती है। वो अपनी शक्तियों से पिंजरा तोड़कर महल के बाहर आ जाती है। महल के बाहर अपनी परी माँ और हेमंत को देखकर वो बहुत खुश होती है। वो अपनी माँ को गले लगाती है। ओह माँ, मेरी असली माँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि असल में मैं एक परी हूँ और मेरी असली माँ तुम ही हो। तभी कुमोला महल से बाहर आती है और प्रियांशी परी पर हमला कर देती है। प्रियांशी परी मूर्छित होकर वहीं गिर जाती है। ये सब देख हेमंत घबरा जाता है। वो तलवार लेकर कुमोला का सामना करने जाता है। पीछे से अमृता परी भी उस पर वार करती है। दोनों का वार एक साथ पड़ने के कारण कुमोला कमजोर पड़ जाती है और घायल होकर गिर जाती है। उसके बाद हेमंत प्रियांशी परी के पास जाता है। उठो प्रियांशी, क्या हो गया तुम्हें? परी, क्या प्रियांशी अब कभी नहीं उठेगी? कुमोला ने अपनी शक्तियों से प्रियांशी का खून जमा दिया है, इसलिए वो ठंडी पड़ गई है। अगर जल्दी से जल्दी उसे गर्माहट नहीं मिली तो वो मर जाएगी। तो आप अपनी शक्तियों से यहाँ पर आग प्रकट कर दीजिए। नहीं हेमंत, हम परियां बहुत शक्तिशाली होती हैं, लेकिन हम प्रकृति के साथ कोई जादू नहीं कर सकती और आग हमारी प्रकृति का ही हिस्सा है। इसलिए आग, हवा और वायु के साथ हम कोई जादू नहीं कर सकते हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी प्रियांशी अब ठीक कैसे होगी? एक रास्ता है हमारे पास। आप किसी इंसान को तो आग में बदल सकती हैं ना? आप मुझे आग का रूप दे दीजिए। लेकिन तुम उससे जलकर राख हो जाओगे। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजकुमारी प्रियांशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हेमंत की बात मानकर अमृता परी उसे एक आग का रूप दे देती है। आग की गर्माहट से थोड़ी देर में प्रियांशी परी को होश आ जाता है। वो अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस करती है। वो अमृता परी से कहती है, माँ, हेमंत कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रहा। अमृता निराश होकर उसे सब बताती है। ये देखकर प्रियांशी आग के पास बैठ जाती है और रोने लगती है। ऐसा नहीं हो सकता हेमंत, तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी। मुझे माफ कर दो हेमंत, तुम्हारे प्यार को मैं कभी समझ नहीं पाई। वापस आ जाओ हेमंत। प्रियांशी परी बहुत रोने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हेमंत तो जलकर राख हो चुका था। लेकिन उसने अपने जान के बदले प्रियांशी परी की जान जरूर बचा ली थी। अमृता परी किसी तरह समझा बुझाकर प्रियांशी परी को महल लेकर जाती है। सबको खुशी तो थी कि प्रियांशी परी बच गई, लेकिन रानी परी और हेमंत के खोने का दुख भी था। प्रियांशी परी लौटकर परीलोक चली गई और उसने वहाँ पर रानी परी की राजगद्दी संभाली। कहते हैं ना, सबको सब कुछ नहीं मिलता। उसी तरह प्रियांशी परी को उसका प्यार भी नहीं मिला। वो अपने प्यार को याद करते हुए अपना जीवन गुजारने लगी। उसे जब भी हेमंत की याद आती, वो उसके दिए हुए झुमकों को देखती थी और उसे थोड़ी तसल्ली मिल जाती थी। बहुत समय पहले की बात है। प्रीतमपुर नाम के एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में रमावती, उसका बेटा और बहू रहते थे। रमावती के पति का देहांत बहुत समय पहले ही हो गया था।
घर चलाने के लिए रमावती का बेटा रोहन एक प्राइवेट जॉब किया करता था। रमावती की बहू बहुत सीधी सादी और संस्कारी औरत थी। वो रमावती के किसी बात का उल्टा जवाब नहीं देती थी और अपनी सास की सारी बात मानती थी। लेकिन रमावती हमेशा अपनी बहू नीलम को एक बात के लिए ताने देती रहती थी। अरे ओ नीलम, कहाँ मर गई? सुबह हो गई है, अभी तक चाय नहीं मिली मुझे। आई सासू माँ। ऐसा कहने के 15 मिनट बाद नीलम अपनी सास के पास जाती है। रमावती गुस्से में बोलती है, तू भी ढीठ हो गई है। चाय के लिए बोले हुए इतना टाइम हो गया और अभी तक मेरे लिए चाय नहीं आई है। माफ कीजिएगा सासू माँ, आज शुक्रवार है तो माता रानी की पूजा कर रही थी, इसलिए देरी हो गई। क्या फायदा ऐसे पूजा पाठ का जो माता रानी तेरी सुन ही नहीं रही है। शादी को पूरे 7 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक तेरा कोई बच्चा नहीं है, बांझ कहीं की। नीलम को कोई कुछ भी कह देता तो उसे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन औलाद ना होने का ताना उसके दिल में जाकर लगता था। रमावती का ये ताना उसका बेटा रोहन सुन लेता है और अपनी माँ से कहता है, क्या माँ, तुम हर टाइम बेचारी नीलम को कोसती रहती हो। अगर उसका बच्चा नहीं हो रहा है तो इसमें उसकी क्या गलती है? और हम डॉक्टर से दिखा रहे हैं ना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर हमें बता देंगे। हाँ, तू तो अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता है। इतना ही है तो अपनी पत्नी के पल्लू में बैठा रहा कर। बड़ा आया मुझसे जुबान लड़ाने वाला, एक तमाचे में अकल ठिकाने आ जाएगी। माँ हूँ तेरी, भूल मत। रमावती की ये बात सुनकर रोहन भी अपनी माँ को कुछ नहीं कह पाता। सारा घर रमावती की एक फटकार से सहम जाता था। एक दिन डॉक्टर का रोहन के पास फोन आता है। डॉक्टर रोहन को मिलने के लिए कहते हैं। रोहन डॉक्टर से मिलने उनके हॉस्पिटल में चला जाता है। तब डॉक्टर रोहन से कहते हैं, देखिए मिस्टर रोहन, आपकी पत्नी की सारी रिपोर्ट आ चुकी है। एक वाक्य में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। एक बार अच्छे से रिपोर्ट चेक कीजिए। देखिए मिस्टर रोहन, डॉक्टर हम स्कूल का बंक मार कर नहीं बने हैं। हमने इसके लिए बहुत पढ़ाई की है और ऊपर से हमें एक्सपीरियंस है। हम ऐसे सेंसिटिव चीजों में गलती कैसे कर सकते हैं? ओके डॉक्टर, आई एम सो सॉरी। ऐसा कहकर रोहन हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। रोहन बहुत परेशान हो रहा था। उसे पता था कि जब नीलम को ये बात पता चलेगी तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और दूसरी तरफ अगर उसकी माँ को ये पता चला तो वो उसकी पत्नी को ताने दे देकर जीते जी मार देगी। रोहन घर पहुँचता है। नीलम रोहन का मुँह उतरा हुआ देखकर उससे पूछती है, क्या बात है जी, आप इतना उदास क्यों लग रहे हैं? कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। नीलम, आज मुझे डॉक्टर ने बुलाया था। डॉक्टर ने कहा कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। क्या आप सच कह रहे हैं? कह दीजिए ये झूठ है, कह दीजिए ना, भगवान के लिए कह दीजिए कि ये झूठ है। अपने आप को संभालो नीलम, सच को झूठ कह देने से वो झूठ नहीं बन जाएगा। और तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें बच्चा चाहिए ना, हम अनाथ आश्रम से बच्चा ले लेंगे। नीलम रोहन का कोई जवाब नहीं देती, वो केवल रोई जा रही थी। कोई तीसरा भी था जो उन दोनों की बातें सुन रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि रमावती ही थी। ये सब सुनकर रमावती को भी बहुत बुरा लगा कि उसके इकलौते बेटे की कभी औलाद नहीं हो पाएगी। ये तू क्या कह रहा है रोहन? अनाथ आश्रम से बच्चा लेकर आएगा? कोई जरूरत नहीं है। कमी तुझ में नहीं है, कमी इस मनहूस में है जिसने मेरे बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो कहती हूँ तू दूसरी शादी कर ले और इस मनहूस को तलाक दे दे। बकवास बंद करो माँ। अभी नीलम इतने दुख में है और आप उसके सामने ये सारी बातें कर रही हो। और नहीं तो क्या, कुछ गलत नहीं बोला मैंने। और तो चिल्लाकर कम दिखा। माँ हूँ मैं तेरी, भूल मत, समझा? नहीं माँ, आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। नीलम यहाँ इसी घर में रहेगी। मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूँगा। मैं अनाथ आश्रम से ही बच्चा अडॉप्ट करूँगा। चलो नीलम। रोहन नीलम का हाथ पकड़ता है और अनाथ आश्रम की ओर चला जाता है। सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद रोहन और नीलम एक 6 महीने की लड़की अडॉप्ट कर लेते हैं और उसे घर ले आते हैं और उस प्यारी सी बच्ची का नाम काव्या रखते हैं। काव्या का रंग थोड़ा सांवला था पर वो बहुत क्यूट थी। रोहन और नीलम उसको बहुत प्यार करते थे, उसको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह चाहते थे।
लेकिन रमावती हर वक्त नफरत की नजरों से काव्या को देखा करती थी। जब भी वो काव्या को देखती तो उसके मन में एक ही ख्याल आया करता था, मेरे घर में एक मनहूस कम थी क्या जो एक और ले आए ये दोनों। इसी तरह वक्त बीतता चला गया और देखते ही देखते कैसे 15 साल बीत गए कुछ पता नहीं चला। अब काव्या भी 15 साल की हो चुकी थी और रमावती बूढ़ी हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके मन में नीलम और काव्या के प्रति नफरत बरकरार थी। एक रोज नीलम की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई। अफरा तफरी में रोहन उसे डॉक्टर के पास ले गया। नीलम का इलाज चला, लेकिन डॉक्टर नीलम को बचा नहीं पाए। रोहन को नीलम की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा, इतना गहरा कि उसने अपनी बेटी काव्या पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। दूसरी तरफ नीलम के जाने के बाद से बेचारी काव्या का घर में जीना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसके पिता तो उस पर ध्यान ही नहीं देते थे और उसकी दादी उससे बहुत नफरत करती थी और उसे सीधी मुंह बात तक नहीं करती थी। नीलम के मर जाने के बाद रमावती काव्या को बहुत परेशान करने लगी। ओ मनहूस की बेटी, अपनी माँ के जाने का शौक कब तक मनाती रहेगी? जल्दी से अब खाना वाना बनाना सीख ले, क्योंकि घर के काम अब तुझे ही करने हैं। लेकिन दादी, मुझे तो स्कूल जाना होता है, मैं कैसे खाना बना सकती हूँ? सुन लड़की, मैं तेरी कोई दादी वादी नहीं हूँ, समझी? मुझे दादी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, स्कूल जाना होता है तो स्कूल जाने से पहले सारा काम करेगी, समझी? ठीक है दादी। काव्या को भी अपनी दादी से बहुत डर लगता था। अगले दिन से काव्या सुबह जल्दी उठने लगी और घर का सारा काम करने लगी। सारा काम करने के बाद काव्या स्कूल जाती थी। एक दिन काव्या के स्कूल में एनुअल फंक्शन की घोषणा होती है। एनुअल फंक्शन के बारे में सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। एक लड़की काव्या से कहती है, काव्या, एनुअल फंक्शन में घर के कपड़े पहन कर आना है, कितना मजा आएगा ना। और तुझे पता है, मैं तो लिपस्टिक और मेकअप लगाकर भी आऊंगी। सच में? तू लिपस्टिक लगा कर आएगी? हाँ, सभी लगा कर आएंगे। तू नहीं लगाएगी क्या? मेरे पास तो लिपस्टिक है ही नहीं। जब से मेरी माँ गई है, पापा मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और दादी तो मुझसे नफरत करती है। अरे, तो इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? तुझे पता है, हमारे यहाँ जो मीना बाजार लगता है, वहाँ पर मेकअप का सारा सामान बहुत सस्ता मिलता है। मैं तो वहीं से अपना मेकअप खरीदती हूँ। मैं तो कहती हूँ तू भी वहीं से लिपस्टिक खरीद लियो। लेकिन वो मीना बाजार तो मैंने देखा ही नहीं है। तू बस 50 रुपए का इंतजाम कर लियो, फिर हम दोनों चलेंगे मीना बाजार। ठीक है, मैं पापा से 50 रुपए मांग लूंगी। काव्या बहुत खुश हो जाती है और छुट्टी के टाइम खुशी खुशी घर आती है। उसे हंसते हुए घर आता देख उसकी दादी उससे कहती है, बड़ा खिलखिला कर आ रही है, रास्ते में कोई खजाना मिल गया क्या? नहीं दादी, मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, मुझे इसलिए खुशी हो रही है। तुझसे कितनी बार कहा है मुझे दादी मत कहा कर, मैं तेरी दादी नहीं हूँ। बड़ी आई एनुअल फंक्शन में जाने वाली, मैं भी देखती हूँ तू कैसे एनुअल फंक्शन में जाती है। काव्या चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब उसके पापा आते हैं तो वो अपने पापा से कहती है, पापा, मुझे 50 रुपए चाहिए। क्यों, क्या करोगी तुम 50 रुपए का? पापा, स्कूल की नोटबुक भर गई है, वही खरीदना है। रोहन काव्या को 50 रुपए दे देता है। 50 रुपए पाकर काव्या बहुत खुश होती है। अगले दिन स्कूल से घर आते वक्त काव्या अपनी सहेली के साथ मीना बाजार चली जाती है। काव्या की सहेली वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करती है। काव्या भी अपनी सहेली के साथ बाजार में घूम रही थी। तभी उसे एक औरत नजर आती है जो जमीन पर बैठकर लिपस्टिक बेच रही थी, लेकिन कोई भी उससे सामान नहीं खरीद रहा था। काव्या तुरंत उसके पास जाती है और कहती है, काकी, लिपस्टिक कितने रुपए का दे रही हो? बेटा, 40 रुपए की एक लिपस्टिक। एक दे दीजिए। वो औरत खुशी खुशी काव्या को लिपस्टिक दे देती है और 40 रुपए पाकर बहुत खुश होती है। उस लिपस्टिक को लेकर काव्या घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि उसकी दादी गुस्से में खड़ी है। ये समय है स्कूल से घर आने का, कहाँ थी अब तक? बता जल्दी, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। दादी, मेरी दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं उसको उसके घर तक छोड़ने गई थी, इसलिए लेट हो गई, मुझे माफ कर दीजिए।
ऐसा कहकर काव्या लिपस्टिक को अपनी मुट्ठी में दबा लेती है और डर के मारे वहीं खड़ी रहती है। उसे पता था कि अब उसकी दादी उसे नहीं छोड़ेगी। दादी डंडा लेकर काव्या की पिटाई करने जाती है, लेकिन तभी दादी के हाथों में एकदम से दर्द होने लगता है और डंडा उनके हाथ से गिर जाता है। काव्या फौरन अपने कमरे में भाग जाती है। आज तो बाल बाल बचे, वरना दादी आज मेरी सच में हड्डी पसली एक कर देती। वैसे ही लिपस्टिक कितनी खूबसूरत है, इसे लगा कर देखती हूँ। काव्या जैसे ही लिपस्टिक लगाती है वो बेहद खूबसूरत हो जाती है। अरे ये लिपस्टिक तो सच में कमाल की है, इसे लगाते ही मेरा चेहरा खिल गया। अब मैं एनुअल फंक्शन में इसे लगाकर बहुत सुंदर दिखूंगी, लेकिन मुझे इसे दादी से छुपा कर रखना होगा। काव्या लिपस्टिक को छुपा देती है। उसे इस बात का एहसास अभी भी नहीं हुआ था कि उसकी लिपस्टिक जादुई है। एनुअल फंक्शन वाले दिन काव्या लिपस्टिक लगाकर तैयार हो जाती है, लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आता है, सिर्फ थोपड़ा ही चमक रहा है, कपड़े कितने बेकार लग रहे हैं, मेरे पास एक भी अच्छी फ्रॉक नहीं है, ये दादी मुझे कुछ दिलाती ही नहीं है। तभी काव्या के पास एक बहुत खूबसूरत फ्रॉक प्रकट हो जाती है। काव्या बहुत हैरान हो जाती है। फिर सारी पुरानी चीजें उसके दिमाग में आने लगती है कि जब से वो लिपस्टिक लेकर आई है उसके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। उस दिन दादी ने मुझे मारना चाहा तो उनके हाथ में दर्द होने लगा, फिर मेरा चेहरा इतना खूबसूरत हो जाना और फिर आज ये एकदम से फ्रॉक प्रकट होना। इसका मतलब ये लिपस्टिक जादुई है। हे लिपस्टिक, मेरे लिए एक हील वाली सैंडल भी प्रकट कर दो। काव्या के इतना कहते ही वहाँ पर हील वाली सैंडल भी प्रकट हो जाती है। ओह माय गॉड, ये तो कमाल हो गया। अब मैं इसकी मदद से दादी और पापा दोनों का प्यार हासिल कर सकूंगी। फिलहाल एनुअल फंक्शन में चली जाती हूँ। काव्या चोरी छुपे अपनी दादी की नजरों से बचकर स्कूल चली जाती है और स्कूल में बहुत एंजॉय करती है। छुट्टी के बाद जब वो घर आती है तो उसकी दादी उसको गुस्से वाली नजरों से देखने लगती है। तभी काव्या धीरे से कहती है, हे जादुई लिपस्टिक, मेरी दादी के मन से मेरे लिए सारा गुस्सा और नफरत खत्म कर दो। काव्या के ऐसा कहते ही उसकी दादी हंसने लगती है और कहती है, अरे मेरी लाडो रानी घर आ गई तो थक गई होगी ना, रुक तेरे लिए संतरे का जूस लेकर आती हूँ। काव्या बहुत खुश होती है। जिस प्यार के लिए वो हमेशा से तरस रही थी, जादुई लिपस्टिक से उसको वो प्यार मिल जाता है। शाम को जब उसका पिता आता है तब वो जादुई लिपस्टिक से कहती है, जादुई लिपस्टिक, जब से मेरी माँ का देहांत हुआ है मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते, वो उनकी यादों में खोए रहते हैं, प्लीज उन्हें भी पहले जैसा कर दो। काव्या के इतना कहते ही उसका पिता भी पहले जैसा हो जाता है और उसको पहले की तरह प्यार करने लगता है। इस तरह मीना बाजार की जादुई लिपस्टिक काव्या के बेरंग जीवन में रंग भर देती है और काव्या अपनी दादी और पिता के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।